हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, अब बच्चों के 10th क्लास के बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बेसिक वालों के लिए है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी डालूंगी मैं अभी। पहले मैं बेसिक वालों के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका मैं एक शॉर्ट यानी ये पूरा पेपर एक शॉर्ट में भी डाल चुकी हूँ। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास 4 सेक्शंस में क्वेश्चन डिवाइड होंगे। ठीक है, सॉरी 5 सेक्शंस में क्वेश्चन डिवाइड होंगे, A B C D E। ठीक है, और सब में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे ए में हमें 20 क्वेश्चंस दिए होंगे, बी में 5 क्वेश्चंस, सी में 6 क्वेश्चंस, डी में 4 क्वेश्चंस और ई में 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि केस बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन ए में हमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है, if the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 is divided by a point in the ratio 1:k internally, then the coordinates of the point P are। ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, A B, जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं x2 y2। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये इंटरनली डिवाइड है किसमें, 1:k में, यानी ये 1 दिया है सपोज और ये हमें k दिया है और ये पॉइंट हमारा क्या है, P है। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब हमें इस P पॉइंट का, सपोज ये x और y है हमारे पास, इस P पॉइंट का जब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस x कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2। ठीक है, m1 यानी ये वाली वैल्यू m1 है, ये जो रेशो दिए होते हैं, और ये वाली वैल्यू m2 है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, है ना। मींस m1 की वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, m2 हमारा x1 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में 1 प्लस या m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास x1 y1 है सपोज, और ये x2 y2 है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये 1 है और ये K है। तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट यानी P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 प्लस K इंटू x1, K इंटू x1 अपॉन 1 प्लस K। ठीक है, यानी x2 प्लस के x1 अपॉन 1 प्लस के, ये तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अभी सिमिलरली अभी हमें अगर y भी निकालना है तो y हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई टू, 1 इंटू वाई टू, तो ये हो जाएगा y2 प्लस के y1, के की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, y से हो जाएगी और अपॉन 1 प्लस के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसमें से सही ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए x2 प्लस के x1, x2 प्लस के x1 हमारा क्या कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और y2 प्लस के y1 हमारा ये बन रहा है। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये जो पी क्यू और पी आर हैं ये टेंजेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, और एंगल क्यू पी ए, ये वाला एंगल यानी ये एंगल जो हमें दिया है वो 27 दिया है। तो ये कह रहे हैं एंगल क्यू ए आर कितना होगा, एंगल क्यू ए आर कितना आपका होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये एंगल हमें 27 दिया है और हमारे पास क्या है, ये जो ए पी है ये क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को, एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इट मीन्स ये अगर 27 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 27 हो जाएगा। इट मीन्स एंगल क्यू पी आर की अगर हम बात करें तो वो 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, और चाहें तो हम इसमें ये भी लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्यू पी आर ए है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी सर्कल के सेंटर से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ये डालते हैं, ये जो जाती है ये एंगल 90 बनाती है। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 54 आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 54, है ना। 3 एंगल्स हमें पता है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अब हम इसे क्या करें, 360 में से माइनस कर दें।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये सबको प्लस करिए, कितना हो जाएगा 180 प्लस 54 हमारा कितना हो गया बताइए, ये हो गया 4, 18 प्लस 5 इज़ 23 है ना। इसको 360 में से माइनस कर देंगे, 360 माइनस 234 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज़ 6, 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो 126 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स इट्स का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 126, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस है उसको उछाला गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक प्राइम नंबर आने की। तो देखिए डाइस में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करिए, इसमें से वो नंबर्स देख लीजिए जो प्राइम होते हैं। तो देखिए एक तो 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है और 5 प्राइम होता है ना। और जब भी हमें किसी भी नंबर की या जो भी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो अपॉन में तो हम क्या ले लेते हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने होंगे 6, और कितने प्राइम नंबर्स हैं इसमें 3, तो 3/6 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये कह रहे हैं एक हमारे पास पॉइंट है 4,7, सपोज ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ पर कहीं हमारे पास एक पॉइंट है 4,7। अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताइए क्या होगी। तो देखिए एक्स एक्सिस से ये अगर 7 है हमारे पास वाई वाला, तो इट मीन्स एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 7 होगी ना। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, 7 होगी। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इन इक्वेशन का हमें कह रहे हैं कि के की वैल्यू हम क्या रखें कि जिससे कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, यूनिक हो जाए, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा होगा कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, यूनिक हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a1 कितना है, दोबारा लेते हैं इसको, a1 हमारे पास कितना है, a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास कितना है 6 है, b1 हमारे पास कितना है -4, और b2 हमारे पास क्या है अभी -k है ना। तो 3/6 अगर हम निकालें तो ये कितना हो रहा है 1/2, क्या हो रहा है 1/2। तो हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू चाहिए। तो इट मीन्स -4/-k, -4/-k। तो इट मीन्स हमारे पास k की वैल्यू अगर 8 हो गई, k की वैल्यू अगर 8 हो गई तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो k की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -2 एंड -3, 2 इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास सपोज x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x2 हमारा कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3, और x1 कितना है 3, तो स्क्वायर है ना, प्लस y2 कितना है हमारा 2, 2 माइनस -2 +2 हो जाएगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये देखिए -3 -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, √52 हो गया। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ अ वोवल। एक नंबर चूज किया गया रैंडमली, असैसिनेशन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो जो वोवल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स बतानी है हमें। तो देखिए इसमें वोवल्स कितने हैं, देखिए कौन कौन से वोवल्स हैं इसमें, एक ए है, ए आई ए 4 हो गए, फिर आई फिर ओ 6 हो गए। तो इट मीन्स 6, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसमें, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 6/13 क्या हो जाएगी, किसी भी क्या कहते हैं लेटर के वोवल होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, हाउ मैनी
हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 11.25 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ दिस डायमेंशन, है ना। इस डायमेंशन यानी ये वाली जो डायमेंशन है, सपोज ये वॉल है और इसमें हम ऐसी कितनी ब्रिक्स लगाएं जिनका डायमेंशंस ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे इस वाली वैल्यू को 8 इंटू 6 इंटू 22.5 को, अब देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इन सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से, पर पहले आपको इन सबको भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करके लिख लेते हैं। 8 मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 6 मीटर कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 22.5 कितना हो जाएगा, बताइए 22.5 कितना हो जाएगा हमारा। 22.5 तो अच्छा ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 6। अब आप इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ। इसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, इनमें से इसका कौन सा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A card is selected from a deck of 52 cards. The probability of being a red face card is, ये कह रहे हैं कि एक कार्ड का पैक है पूरा जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार कार्ड सब ज़रूर देखिएगा। उसमें कह रहे हैं कि रेड फेस कार्ड, अच्छा फेस कार्ड कौन से होते हैं, जो जे क्यू और के होते हैं, इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जे क्यू के चारों तरह के होते हैं, है ना, ये चारों तरह के होते हैं। 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। ठीक है, ये वाले सारे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेड फेस कार्ड होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं। तो 6 रेड फेस कार्ड हो गए अपॉन 52, तो इसको काट लीजिए। 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 3/26 हमारी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये डी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, या रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये हम कैसे पता करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो हमारे रियल और इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल और कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो लेस देन आ जाए 0 तो ये नो रियल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, -30 है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है और सी की वैल्यू 225 है। तो बी स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं। क्या आएगा, -30⁻², -4 इंटू 1 इंटू 225, तो ये कितना हो जाएगा 900। और ये कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 2, फिर ये 900। तो 900 माइनस 900 क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इट मीन्स मैंने भी आपको बताया कि अगर ये इक्वल टू 0 के हो जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज 1, देन इट्स अदर रूट इज। अगर इस इक्वेशन का एक रूट हमें 1 दिया है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये होता है हमारे पास c अपॉन ए। तो अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो या और अल्फ़ा यानी एक रूट हमें 1 दिया है सपोज, दूसरा हमारे पास बीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इट मीन्स इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज़ 90, यानी एक ट्राइंगल है ये एंगल सी जो है ये 90 दिया है, एंगल बी ये मान लेते हैं ये 45 है। तो ये कह रहे हैं देन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सपोज ये ए है तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सपोज ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए अगर ये एंगल 45 है, अगर ये एंगल आपका क्या है
45 है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें 1045 इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन B होगा, है ना। और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1। तो P अपॉन B हो गया, तो यानी क्या मिल गया हमें, P इज इक्वल्स टू B। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, सही इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज, ये कह रहे हैं 135 और 225 का जो HCF है वो क्या होगा। तो अगर 135 के हम फैक्टर्स करते हैं तो बताइए कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 3 इंटू, इसको ऐसे करके देख लीजिए चाहें तो, ठीक है 3 से कर लीजिए इसको, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, है ना, और 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या आ गया, ये बताइए, ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 3 इंटू 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम 225 के करेंगे तो 225 के जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। तो कॉमन क्या आएगा, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9, 9 इंटू 5 यानी 45। तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 45 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -5, 11 देन इट्स एब्सिसा इज। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ये जो पहले वाला और दूसरे वाला होता है, ये जो x होता है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो दूसरे वाला y होता है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्योंकि बात एब्सिसा की हो रही है तो जो एब्सिसा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -5 होगी। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द रेशो बिटवीन द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल। ये कह रहे हैं एक पोल है, इसका जो शेडो आ रहा है, ठीक है, उसका अगर हम रेशो की बात करें वो आ रही है √3 और ये 1 है ना रेशो में। देन सन्स अल्टीट्यूड इज, तो ये कह रहे हैं कि जो सन का ऑल्टीट्यूड है वो क्या होगा, सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या होगा। तो हम ऐसे मान लें कि ये सपोज थीटा है, और अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालने की कोशिश करें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमने क्योंकि रेशो में दिया है तो इसे हम √3x और इसको हम x मान लेते हैं। तो √3x अपॉन x हो गया, x से x कट गया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, √3। √3 10 पर किस में वैल्यू होती है, 10 60 पर होती है ना। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो इट मीन्स ये जो ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, ये जो यानी कितने पर झुका हुआ है, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 अप टू n इज। इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स दिए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स दिए हैं हमें, अगर तो अगर हम इसे 1 + 2 + 3 अप टू n करें, है ना, n करें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, है ना, और टोटल कितने हैं, ये n है। तो अगर हम इन सब का सम करेंगे, यानी जो हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और ये वाला n ऑलरेडी हम यहाँ दिया है। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n प्लस 1/2। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24 इज। ये कह रहे हैं कि 20 और 24 से डिविजिबल जो हो जाए वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप क्या करिए, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, निकालिए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 5 यहाँ एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6 हो गए। अब ये कितना आ गया, 8, 8 इंटू 5 इंटू 3, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120। तो 120 क्या आ जाएगा, इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, जो कि इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ये हो गया ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफिकली बताइए कि ये जो पेयर ऑफ, ये जो हमें टू लाइंस ये रखी हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है, या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इनके कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, ये A1 हमें 6 दिया है, A2 हमें
2 दिया है ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास रेशो जो आएंगे वो क्या आएंगे, 6/2, है ना? और ये आ जाएगा -3/-1, और ये आ जाएगा 10/9। तो देखिए ये हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये भी 3/1। तो ये तो इक्वल हो गए, यानी A1/A2 इज इक्वल्स टू हमें B1/B2 मिल गया। ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 मिल रहा है। तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए अप्लाई होती है बताइए, पैरेलल के लिए अप्लाई होती है कि अगर A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल मिल जाते हैं हमें, तो ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये आपको सारी कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन बेस्ड है। No two positive numbers can have 18 as their HCF and 380 as their LCM। ये कह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर्स का जो HCF है वो 18, HCF जो है वो नो टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन हैव 18 HCF नहीं हो सकता एंड 380 एज देयर LCM नहीं हो सकता। ठीक है, और रीज़न क्या कह रहे हैं, क्योंकि LCM जो है वो हमेशा क्या होता है, HCF से डिविजिबल होता है ना? तो देखिए यहाँ पे नो बोल दिया ना उन्होंने। अगर ये बोलते टू पॉजिटिव इंटीजर तो फिर तो हम कहते कि ट्रू नहीं है, यहाँ पे इन्होंने नो पहले ही कह दिया। तो इट मीन्स अगर 380 से देख लीजिए, 380 देख लीजिए क्या 18 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो पाएगा, है ना? तो इट मीन्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाली जो हमें असर्शन दे रखी है ट्रू है। और रीज़न क्या कह रहे हैं कि LCM जो है वो हमेशा HCF से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें सही है, और ये बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज़ ट्रू बट R इज नहीं, ये नहीं होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द, नहीं, R हमारा करेक्ट है क्योंकि LCM हमें पता है कि LCM HCF से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इट मीन्स इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। जो ये कह रहे हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑलवेज कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सिमिलर है, सिमिलर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनके जो हमारे पास एंगल्स हैं और जो क्या कहते हैं इनकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ए तो हमारा फॉल्स है। ठीक है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हाँ राइट, आर वाला हमारा क्या है, ट्रू है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे हैं, ट्रू है। तो हमारे पास इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका सेक्शन ए तक ही करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।